हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद ईशान हैदर एक नए लेक्चर के साथ आप देख रहे हैं ट्यूटर पैलेस। आज हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन रेट या ऑन द रिएक्शन, या फिर हम रेट कांस्टेंट कह लें। यानी हम आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। अच्छा, रिएक्शन रेट की जगह हम रिएक्शन वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अच्छा, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हम किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, इसको डिस्कस करने से पहले हमारा जो पिछला लेक्चर हुआ था वो हुआ था कोलिजन थ्योरी के ऊपर। और उस कोलिजन थ्योरी के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल्स का कोलाइड करना ज़रूरी है और परफेक्ट ओरिएंटेशन होना ज़रूरी है और फ्रीक्वेंटली कोलाइड होना ज़रूरी है। यानी हमने इन 3 पॉइंट्स को ख़ास तौर पे फोकस किया था कि ये 3 पॉइंट अगर पूरे होते हैं तो फिर तो प्रोडक्ट बन सकती है। अब इसमें एक इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या है कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यानी हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर is directly proportional to the rate of reaction। ये रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या हम रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो रेट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के, यानी के और के क्या चीज़ है? के है रेट कांस्टेंट। यानी आपने इस बात को ख़ास तौर पे याद रखना है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन के डबल होने की बात कर रहे हैं तो हम रेट कांस्टेंट के भी डबल होने की बात करेंगे। अगर रेट ऑफ रिएक्शन के 3 टाइम्स होने की बात करते हैं, ट्रेबल्ड होने की बात करते हैं, तो रेट कांस्टेंट भी 3 टाइम्स होगा। क्योंकि जैसे जैसे बस फ़र्क क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा। सिर्फ हम बात किसकी कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन के बढ़ने की। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा होगा या रेट कांस्टेंट बढ़ रहा होगा, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर को जनरली हम कैसे लेते हैं? जनरली हम क्या कहते हैं? बाय राइजिंग 10 डिग्री टेम्परेचर the reaction rate or rate constant डबल्स। यानी आप क्या करते हैं कि अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर को राइज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो सकता है या ट्रेबल्स भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम डबल्स को डिस्कस करते हैं कि अगर आप क्या करते हैं कि आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाने के नतीजे में क्या होगा, आपका टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री राइज होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और इसके ऊपर आपका जो रेट कांस्टेंट जो बढ़ रहा है वो x है। अगर आप 35 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 10 डिग्री राइज किया तो ये डबल खो के 2x हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल 45 डिग्री यानी 10 डिग्री आपने और राइज किया तो अब ये कितना हो जाएगा, 4x, यानी फिर उसका भी डबल हो जाएगा। आपने क्या किया, 55 डिग्री सेंटीग्रेड लिया तो ये इसका डबल 8x हो जाएगा। फिर आप क्या करते हैं कि इसको 65 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो ये 16x हो गया। आपने इसको 75 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया और ये कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा। यानी ये क्या होता जाएगा, डबल होता जाएगा। तो इसी तरह से आपने फॉर एग्जांपल अगर कर दिया 85 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये हो जाएगा 64x। यानी डबल का मतलब ये होगा कि आप क्या करते हैं कि जितने 10 डिग्री टेम्परेचर को राइज करते जाएंगे उतना ही रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता जाएगा। यानी ये टेम्परेचर कर लें, इसको के या
रेट कर लें कि आप जितने 10 डिग्री टेम्परेचर को राइज करते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही डबल होता जाएगा। अच्छा, अब ये जो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर है इसके बारे में हमें जो सही से एक्सप्लेन जो चीज़ करती है, जो करती यानी ये कह लें कि जो रूल है या जो लॉ है या जिस जो आर्हेनियस ने हमें बताया वो भी इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। यानी इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में हमें जो बताया वो आर्हेनियस ने है। तो आर्हेनियस इक्वेशन जो है उसके मुताबिक क्या होगा, आर्हेनियस इक्वेशन। अच्छा, अगर आर्हेनियस इक्वेशन की बात करें तो इसकी जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है वो कुछ ये इस तरह से है, k इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर टी। यानी इसकी जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है वो ये है, जिसमें हमारे पास k जो है ये है रेट कांस्टेंट। यानी आपने क्या याद रखना है कि आपके पास k जो है वो रेट कांस्टेंट है और a जो है इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर और आर्हेनियस कांस्टेंट। और ये वाला ए जो है एक्टिवेशन एनर्जी, और आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। यानी आपके पास क्या चीज़ है, ये है। यानी पहली चीज़ क्या है कि अगर हम बात करें इसकी तो ये चीज़ है, यानी के जो है वो आपका रेट कांस्टेंट है। अगर हम बात करते हैं ए की तो ए आपका जो है वो ये हो गया, यानी फ्रीक्वेंसी फैक्टर और आर्हेनियस कांस्टेंट इसको कह सकते हैं। यानी ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, और आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर और ई ए जो है ये क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब ये पूरे का पूरा ये वाला जो हिस्सा है एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये होगा फ्रैक्शंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी फ्रीक्वेंटली जो है वो रिएक्शन आपका होता है। यानी ये जो है ये सारी की सारी चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये क्या है, ये आर्हेनियस इक्वेशन है और इसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं आर्हेनियस की। अच्छा, अब ये जो आर्हेनियस की ये सब ने नोट कर लिया है तो आगे चलते हैं। अच्छा, आगे नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे कि इसको यूज़ करते हुए हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं। यानी हम ये वाली जो आर्हेनियस इक्वेशन है इसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास इक्वेशन है कि इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए ओवर आर टी है। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि इस इक्वेशन के ज़रिए हम ग्राफ बनाएं ताकि उससे भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप करेंगे टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। कि आपने क्या किया, दोनों साइड पे ln ले लिया। ln का मतलब क्या होता है, लॉग नेचुरल। ये लॉग नेचुरल आपने इस तरफ भी ले लिया और इस तरफ भी आपने लॉग नेचुरल ले लिया। हमें पता है कि लॉग का फार्मूला क्या है, अगर आपके पास ln a b हो ये हो जाएगा ln a प्लस ln b। अब a आपके पास ये a ही है और b आपके पास ये वाला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा आपका लॉग नेचुरल k
इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ए प्लस लॉग नेचुरल एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी इसकी। अच्छा जी, अब आपके पास जब ये इक्वेशन बन गई, अब आप क्या करेंगे कि ये जो है ln से e कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो होगा वो होगा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, अब अगर हम इसको थोड़ा सा तरतीब से लिखने की कोशिश करें तो ये बनेगा ln k यानी लॉग नेचुरल के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर 1 अपॉन टी प्लस ln a। ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम यूज़ करते हुए, फॉर एग्जांपल मैं क्या देता हूँ कि ये इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपके पास ये y है और माइनस ई ओवर आर जो है ये m है और 1 अपॉन एक्स एक्स प्लस सी। यानी अगर ये चीज़ हो तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, अब ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हम ये एक्स एक्सिस के ऊपर हम 1 अपॉन टी यूज़ करेंगे, यानी 1 ओवर टी हो जाएगा, और इधर y के ऊपर ln k, क्योंकि y हमारा ये है। अब आपका जो ग्राफ बनेगा वो फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से बनेगा। अब यहाँ से आपका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव में आएगा। अच्छा, अब वो जो स्लोप आपका नेगेटिव में आएगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस ई ए अपॉन आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये देखें ये आपके पास ये m है, यानी स्लोप आपके पास क्या है, स्लोप m को कहते हैं, यानी m आपका हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है ln के इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर 1 अपॉन टी प्लस ln a। अब हम ये कह रहे हैं कि ln के जो है वो y के इक्वल है, माइनस ई अपॉन आर जो है वो m यानी स्लोप के इक्वल है, 1 अपॉन टी एक्स के इक्वल है, और c के इक्वल जो है वो ln a है। तो अब हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है कि ग्राफ हमेशा x और y के दरमियान बनता है। x हमारे पास 1 अपॉन टी है और y हमारे पास ln k है। इसके दरमियान हमने ग्राफ बनाया तो वो नेगेटिव ऑफ स्लोप बन रहा है, जिसमें क्या होगा, आपका ये जो स्लोप होगा, स्लोप आपका क्या होगा, स्लोप आपका होगा माइनस ई अपॉन आर। स्लोप को क्योंकि m से शो करते हैं तो मैंने m से भी इसको शो करके आपको बता दिया कि ये जो है ये किसके इक्वल होगा, माइनस ई अपॉन आर के इक्वल होगा। अब c y इंटरसेप्ट है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो c है जो ln a के इक्वल है। इसको जो है वो ln a यानी यहाँ से आपके पास आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन 1 है कैन आल्सो बी रिटन एज, यानी अगर हम चाहते हैं कि ln जो है इसको लॉग की फॉर्म में लें तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 2.303 लॉग के। अच्छा, अब ये जो लॉग के है ये असल में बेस 10 सिस्टम है, जिसको हम खाली वैसे भी लॉग लिख देते हैं, ये असल में बेस 10 सिस्टम के लिए है। इसी तरह से माइनस आपके पास है इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये इसके इक्वल है। अगर हम लॉग ख़त्म करना यानी 2.303 ख़त्म करना चाहते हैं तो इन सब के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो अब आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा लॉग के यानी बेस 10 वाला इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। यानी आपके पास एक, अगर हम लॉग की फॉर्म में लें तो ये वाली जो इक्वेशन है यानी इक्वेशन 1 जो है ये इस फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा, जब इस फॉर्म में ये इक्वेशन आएगी तो अब आप क्या करेंगे कि अगर आप इनके दरमियान अब ग्राफ बनाते हैं तो अब ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। यानी अगर मैं यहीं पे ये ग्राफ बना के दिखा देता हूँ तो ये ग्राफ कुछ आपका इस तरह से बनेगा, यानी 1 अपॉन टी और लॉग के दरमियान बनेगा। ये बेस 10 सिस्टम है,
जिसको हम अक्सर लिखते नहीं हैं कि ये बेस 10 है, लेकिन लिखना चाहिए वैसे। तो अब इनके दरमियान जो आपका ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस तरह से है। अब आपके पास जो स्लोप होगा वो क्या होगा, माइनस EA अपॉन 2.303 RT के इक्वल हो जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट है इंटरसेप्ट C जो है ये आपका हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा log A के इक्वल। यानी आप यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी जो वैल्यू है वो log A के इक्वल हो जाएगी ln की जगह। यानी देखा जाए तो इसमें ये वाला जो है सिर्फ इसका इजाफा हो रहा है, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसा है जो आपने पहले किया था। अच्छा, अब ये जो है यानी ये क्या है, ये तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई। क्या आर्हेनियस इक्वेशन को अगर हम लॉग वगैरह अप्लाई करें, लॉग वगैरह अप्लाई करने के बाद आर्हेनियस इक्वेशन किस तरह से आएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कि आपके पास आर्हेनियस इक्वेशन एक और होती है जो डिफरेंशियल फॉर्म में आपको मिलती है, तो अगर हम उस इक्वेशन की बात करें, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन इज, अगर हम आर्हेनियस इक्वेशन की डिफरेंशियल फॉर्म लिखें तो ये है ln k अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। अब अगर हम t को उधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा डी ln k इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर डी टी अपॉन टी स्क्वायर। इसको हम t को अगर ऊपर ले जाएं ये हो जाएगा डी ln k इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर इंटू टी माइनस टू डी टी। अच्छा, अब आपके पास क्या होगा कि व्हेन T1, आपके पास टेम्परेचर T1 हो तो रेट कांस्टेंट आपका K1 होगा। अगर आपके पास टेम्परेचर T2 हो तो आपका रेट कांस्टेंट K2 होगा। अब फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम कर देते हैं इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम T1 to T2 and K1 to K2। अगर हम इसको इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास होगा डी ln k जो कि K1 से K2 इसकी लिमिट है, और ई ए अपॉन आर जो है वो इंटीग्रेट हो रहा है T1 से T2 और इसकी लिमिट है T माइनस टू डी टी। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन जब हम निकालेंगे, किसी भी चीज़ से पहले अगर d लगा हो, जैसे dt था तो उसका आंसर t आता था, इसी तरह से इसका जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा ln k, इसकी लिमिट K1 से K2 होगी, ई ए अपॉन आर, और ये जो है ये हो जाएगा हमारे पास t की पावर -2+1 अपॉन -2+1 इंटू 1। अच्छा, अब ये जो है ये असल में ये है क्या कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसका आंसर होगा x+1 अपॉन, यानी अगर इसको हम n सपोज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा n+1 और नीचे भी n+1। अगेन आप डेरिवेटिव ले लेते हैं x का यानी dx का, तो वो 1 के इक्वल आता है, यानी x का लेंगे तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से आपने यहाँ पे भी यही किया। अब ये क्या हो जाएगा ln K2 माइनस ln K1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ई ए अपॉन आर, ये हो जाएगा T-1 अपॉन -1। अच्छा जी, अब जब ये होगा तो अब आपके पास इसकी जो लिमिट है
वो है T1 से T2। जब आपके पास लिमिट इसके पास T1 से T2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ln ये जो K2 माइनस K1 है इसको हम K2 अपॉन K1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ये वो ln का लॉग नेचुरल या लॉग का फार्मूला है कि लॉग a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a अपॉन b। इसी तरह से हमने K2 अपॉन K1 को कर दिया कि ये a माइनस b है, ये हमारे पास K2 है और b K1 है, तो a अपॉन b की फॉर्म में ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी तरफ। अब इसमें अगर हम माइनस को पहले लिख लें तो ई ए अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी बन गया। अगर लिमिट अप्लाई करते हैं T1 से T2 तो ये जो है ये होना चाहिए ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर, ये हो जाएगा 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में 1 अपॉन T2 और लोअर लिमिट में माइनस 1 अपॉन T1। अब अगर हम माइनस का साइन ख़त्म करना चाहें तो T1 को पहले कर लेंगे और इसको बाद में, यानी ये क्या हो जाएगा ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू माइनस को हम ख़त्म करके प्लस में चेंज कर रहे हैं। किस तरह से चेंज होगा, अब ये 1 अपॉन T1 पहले आ जाएगा और माइनस 1 अपॉन T2 आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, ये जो माइनस है इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का। प्लस वाले को हमने पहले लिख दिया। अब आपने क्या किया, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर। अब आपने T1 T2 एलसीएम ले लिया, T1 से T1 कैंसिल तो T2 माइनस T1, ये इक्वेशन आपकी बन गई। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है आपकी, ये वाली जो इक्वेशन है ये आप उस वक्त यूज़ करेंगे जब आपके पास T1 और T2 दिया हो और K1 और K2 दिया हो, यानी आपने एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी फाइंड करनी हो, रेट कांस्टेंट फाइंड करना हो, यानी फर्स्ट या सेकंड दोनों में से जो भी फाइंड करना हो, या टेम्परेचर तो आपको ज़्यादातर दिया होता है, तो यानी दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट आपने फाइंड करना हो तो फिर आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो इक्वेशन है एक तो हमने इस तरीके से इसको निकाल लिया, एक हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि जैसे हमने पहले किया था, कौन सी वाली आर्हेनियस इक्वेशन जो हमने पहले निकाली थी उसमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या होगा कि जैसे आपके पास थी ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये थी। अब आप क्या करते हैं कि उसमें T1 और T2 दो अलग अलग टेम्परेचर पे लेके एक को ln K1 वाली इक्वेशन कर लेते हैं, कि ln K2 वाली कर लेते हैं, फिर हम उनका डिफरेंस लेके निकालेंगे तो तब भी एंड में आपका यही आंसर आएगा जो हमें डिफ्रेंशिएट करने से मिला है। यानी हम इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं कि दो डिफरेंट तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी फाइंड करनी है। इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। आपके पास एक रिएक्शन है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, वर डिटरमाइंड एट सेवरल टेम्परेचर, यानी डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। अपलॉट ln k versus 1 upon t gives a straight line of the equation which slope was found to be minus 1.2 multiply 10 raised to power minus 10 raised to power 4k. What is the activation of energy? यानी इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम एक रफली एक ग्राफ बना के देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा कि 1 अपॉन टी और ln के दरमियान इन्होंने ग्राफ बनाया और उसका ये जो स्लोप था, स्लोप उन्होंने निकाला है माइनस 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4, और हमें पता है कि स्लोप जो होता है वो इक्वल होता है माइनस ई ए अपॉन आर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह हुआ कि अब हमारे पास स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर। अब हमें करना क्या है, क्योंकि हमें एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी फाइंड करनी है, तो इसको अगर हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो
आपकी ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी ई ए इज इक्वल टू माइनस आर इंटू स्लोप। ये इक्वेशन बन जाएगी, यानी माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस स्लोप हो गया, आर को कर देंगे तो माइनस आर स्लोप हो गया। अब आपने क्या किया, ई ए इज इक्वल टू माइनस आर आपने ले लिया 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये आ जाएगा। और स्लोप आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁴ के। अब आप क्या करेंगे, ई ए इज इक्वल टू ये माइनस, ये भी माइनस में वैल्यू है तो ये प्लस हो जाएगा। 8.314 को मल्टीप्लाई करें 1.2 मल्टीप्लाई 10⁴ से, इसको मल्टीप्लाई करके देखें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। अगर आप इसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ करके करते हैं, यानी इस तरह से आपने इसको राउंड ऑफ किया तो ये हो जाएगा 1.0 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल पर मोल, यानी आपका आंसर ये आ जाएगा। यानी ये जो है ये तो बड़ा ही आसान तरीका है कि आपने आराम से स्लोप की ये वाली वैल्यू यूज़ की, यानी स्लोप की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू आपको वैसे ही पता है कि 8.314 है, और इसमें से आप एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। ये जो है ये तरीका तो बड़ा आसान है, इसके ज़रिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसके अंदर आपको दो टेम्परेचर और दो ही आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यूज़ दी हों, या कोई एक दी हो और एक ना दी हो। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, कैलकुलेट द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ रिएक्शन विच डबल्स द रेट बिटवीन 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके पास यानी T1 जो है वो 27 है, आपने 273 ऐड किया 300 केल्विन हो गया। T2 जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें भी आपने 273 ऐड किया 310 हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि डबल हो रहा है 37 पे, हमने सपोज कर लिया कि K1 आपका x है और K2 जो है वो 2x हो जाएगा क्योंकि डबल हो जाएगा। R आपके पास ये वाली वैल्यू है। अब हम अगर फार्मूला यूज़ करते हैं तो फार्मूला इसका हम यूज़ कर लेते हैं, वो क्या होगा, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन T2 T1। ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे और ये फार्मूला नोट कर लें आप, ln K2 अपॉन K1 EA अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन T2 अपॉन T1, यानी ये फार्मूला आपने यूज़ करना है और इसके ज़रिए आपने एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी यानी ये वाला हिस्सा आपने फाइंड करना है। कैसे करेंगे, ln K2 हमारे पास 2x है और K1 x है, और EA हमने फाइंड करना है, R हमारे पास 1.987 है, और टेम्परेचर हमारे पास T2 जो है वो 310 है और दूसरा 300 है, डिवाइड बाय 310 मल्टीप्लाई बाय 300। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। x से x कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास जो बचेगा वो होगा ln 2 इज इक्वल टू EA अपॉन 1.987 10 ओवर 310 और 300 को आपस में मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर क्या आ रहा है। ये आपका आंसर इसका आना चाहिए 93,000, यानी आप कैलकुलेटर से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। अच्छा, अब ln 2 जो होता है ये होता है किसके इक्वल, 0.693 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू EA अपॉन 1.987। अच्छा जी, अब ये जो है 10 को आप डिवाइड करें 9300 से, तो ये हो जाएगा 1.075
मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ से, यानी आपने क्या किया, कैलकुलेटर से 10 को डिवाइड कर दिया 93,000 से, तो आपका आंसर आएगा 1.075 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 0.693 मल्टीप्लाई बाई 1.987 और डिवाइड कर दें इसको 1.075 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू EA। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12796.8 जूल, सॉरी जूल नहीं, क्योंकि हमने आर की वैल्यू कैलोरीज में ली थी, तो ये आएगा कैलोरीज पर मोल, इसका आंसर आ जाएगा। यानी आपने क्या करना है कि इस तरीके से, जिस तरह से मैंने यानी पहले क्या किया, K2 और K1 की वैल्यूज़ पुट की, फिर इसी तरह से R की वैल्यू 1.987 ली और टेम्परेचर हमने केल्विन में लेके वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व किया, तो आपके पास ये आंसर आपका आ गया। अच्छा, अब जो है ये आप अगर आपको कहा जाए कि कैलोरीज़ की जगह कैलोरीज़ पर मोल में एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए बल्कि हमें जूल पर मोल में चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे कि 1.987 की जगह 8.314 यूज़ करेंगे और बाकी पूरा प्रोसेस उसी तरह से होगा। आप इसकी कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हैं। आखिरी न्यूमेरिकल करते हैं हम। आखिरी न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड decomposes in presence of water according to first order kinetics if the velocity constant at 25 degrees centigrade is 2.8 multiply 10⁻⁻³ minute inverse and the activation of energy is 11.9 kilocalorie per mole. Find the velocity constant at 35 degrees centigrade। यानी वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, आपने K फाइंड करना है, लेकिन K कौन सा फाइंड करना है ये अभी हम देखते हैं। T1 आपके पास है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 + 273 इज इक्वल टू 298 केल्विन, और T2 हमारे पास ये वाला है, कितना है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 + 273 इज इक्वल टू 308 केल्विन। अब K1 आपके पास क्या है, आपका T1 ये था, इस T1 के ऊपर आपके पास K1 ये बना, तो K1 आपके पास है 2.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ मिनट इनवर्स। आपके पास K2 जो है वो आपने फाइंड करना है, क्योंकि फाइंड द वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब K2 है, आपने 35 डिग्री के ऊपर इसे फाइंड करना है। अब आपके पास और क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी यानी EA है। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी EA आपके पास है 11.9 किलो कैलोरीज पर मोल। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको चेंज कर दें कैलोरीज पर मोल, यानी 11.9 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 11,900 कैलोरीज पर मोल। इसको बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमारे पास उस तरफ जगह बच जाए, यानी EA इज इक्वल टू, हाँ मल्टीप्लाई किया 11,900 कैलोरीज पर मोल आपके पास एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है। अब हमने फाइंड करने के लिए फार्मूला जो यूज़ करना है, फार्मूला आपके पास क्या है, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R T2 माइनस T1 ओवर T2 मल्टीप्लाई बाय T1। अच्छा जी, ln K2 हमने फाइंड करना है और K1 हमारे पास है 2.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ठीक है ना। यानी ये वाला हमारे पास जो K1 है, ये वाला, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब आपके पास है EA हमने जो ये वाला जो निकाला था, ये वाला हम यूज़ करेंगे
11,900 और R जो है वो हमारे पास क्योंकि कैलोरीज में है तो हम फिर 1.987 वाला यूज़ करेंगे, यानी R की वैल्यू जो है वो आप ये वाली यूज़ करेंगे 1.987 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। ये हो जाएगा। टेम्परेचर आपके पास T2 जो है वो है 308, ये है हमारे पास T2 कितना है 308 माइनस T1 हमारे पास है 298 डिवाइड बाई 308 मल्टीप्लाई बाई 298, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे ln K2 अपॉन 2.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ वैसे का वैसे ही रहने देंगे। अब आपने करना क्या है, आपने करना यह है कि 11,900 को आपने डिवाइड कर देना है 1.987 से। अच्छा, इससे जब आपने डिवाइड करना है तो ये इसका आंसर आपके पास आ गया 5988.9, ये हो गया। इसको माइनस करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 303 को करेंगे तो ये आ जाएगा 91784, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, दोबारा से ln K2 वैसे का वैसे, K1 भी वैसे का वैसे ही रहेगा। अब आपने क्या करना है कि 5988.9 को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी पहले तो आप 10 को इससे डिवाइड कर दें या फिर क्या करेंगे कि पूरा एक साथ कर लें कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दें, तो आपका आंसर आएगा 0.652 आ जाएगा। यानी 5988.9 को मल्टीप्लाई किया 10 से, जो आंसर आया उसको आपने इससे डिवाइड कर दिया 91784 के साथ। अच्छा, जब आपने इससे डिवाइड किया तो 0.652 आ गया। अब आप ln को उधर ले जाएं, ये हो जाएगा K2 अपॉन 2.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ये ln इधर जाएगा तो ये हो जाएगा ln इनवर्स 0.652। अब K2 अपॉन 2.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, अब आप जल्दी से कैलकुलेटर निकालें और शिफ्ट दबा के ln को प्रेस करें, फिर ये वाली वैल्यू लिखें। ये वैल्यू जब आप लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, वो आएगा 1.9203, ये आ जाएगा। अब आप इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई करवा दें, K2 इज इक्वल टू 1.9203 मल्टीप्लाई बाई 2.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। तो K2 का आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.37 मल्टीप्लाई 10⁻³ मिनट इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये वाला जो है ये क्या है 5.37 मल्टीप्लाई 10⁻³ मिनट इनवर्स K2 का आंसर आ जाएगा। यानी अगर आप नोट करें तो हमने इसके अंदर सारे फार्मूले यूज़ कर लिए जो हो सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन से आर्हेनियस इक्वेशन कौन कौन सी यूज़ की हैं। अच्छा जी, मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ तक मिटा देता हूँ, वो अगर किसी ने नोट नहीं किया तो नोट कर लें। अच्छा, इसके अंदर अगर हम आर्हेनियस इक्वेशन के फार्मूलों की बात करें, एक हमने किया था K इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस EA अपॉन RT। अगर दूसरे फार्मूले की बात करें तो वो हमने किया था, कौन सा वाला यूज़ किया था, वो था हमारे पास ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT। तीसरा हमने जो यूज़ किया था वो जब इनको K1 और K2 के लिहाज से करें तो वो ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू
ई ए अपॉन आर इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T2 मल्टीप्लाई बाई T1। ये फार्मूले हमने यूज़ किए थे, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो ये तीन इक्वेशंस हम यूज़ करते हैं, जिनको यूज़ करके हम डिफरेंट एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी या इफ़ेक्ट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। और इनके दरमियान हमने ग्राफ भी बनाया था, यानी अगर हम 1/T और K के दरमियान ग्राफ बनाते हैं वो हमने डिस्कस किया था। और अगर हम क्या करते हैं कि K और एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर टी के दरमियान ग्राफ बनाएं तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। यानी इनके दरमियान ग्राफ के ज़रिए भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए, डिफरेंट टेम्परेचर दिए जाएं या स्लोप की वैल्यू दी जाए, तो उस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।